दोस्तों नमस्कार, आप सभी को मेरा सुबह सुबह का नमस्कार। देखिए दोस्तों, अब हम नीचे उतर रहे हैं। हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे हम झूले में झूल रहे हो। अभी तक हमने चढ़ाई की थी, अब हम किले में प्रवेश कर गए हैं। दोस्तों हमने टिकट ले लिया है। यार यहाँ का टिकट जो है ना 150 रुपीज़ का है, 150 रुपये। ध्यान रखना, जेब में डालकर लाना, भूल ना जाना। 150 रुपये होंगे तभी आपको टिकट मिलेगा, आप प्रवेश कर पाएंगे। चलिए मैं आपको बहुत कुछ जब दिखाता चलूँगा। ये देखिए अंदर हमने किले में एंट्री कर ली है दोस्तों। ये यहाँ पर एक ये क्या पार्क सा है, पता नहीं क्या है यार। ये जो भी है आप देखते रहिए, मतलब कहने का एक और गेट दोस्तों, ये 7वां गेट है। 7वें गेट में हमने अब अंदर प्रवेश कर लिया है। ये देखते रहिए। अरे इधर बहुत सारे बच्चे बैठे, बहुत शोर मचाते रहते हैं। भाई लोगों के लिए वीडियो बनाने दो, उन्हें कुछ बताने दो। ये क्या मंदिर था है, पता नहीं किसका मंदिर है। अभी हम भैया से पूछेंगे ये मंदिर किसका है। ये मंदिर हमें क्यों नहीं दिखाया, बिना दिखाए हमको लेकर चल दिया। मंदिर भी नहीं दिखाया इन्होंने हमें। चलो कोई नहीं। ये मीरा मंदिर देखो दोस्तों, ये मीरा मंदिर है। अच्छा ऑटो यहीं खड़ी होगी दोस्तों, देखिए। अरे बड़े स्कूले ले रही है ऑटो तो यार मीरा मंदिर पर आकर। दोस्तों ये मीरा मंदिर है, मैं आपको ऐसे ही दिखाता चलता हूँ। ये मीरा मंदिर है। चलो इन्होंने यहाँ पर रोक दिया है, देखो आपकी बात मान ली है। चलिए ये गाय है, नहीं पता नहीं बैल है भैया। चलिए ये देखिए ये मीरा मंदिर है दोस्तों। चलिए मीरा मंदिर की तरफ हम चल देते हैं। भैया कुछ कह रहे हैं। जी जी चलिए। हाँ जी जी हम बैठ ही लिए। जी सर बोलिए। मैं इस किले का इतिहास के बारे में बता दूं, क्योंकि ये जो किला आप घूमने के लिए आए, जी जी किले के बारे जी बताइए सर। टोटल हिस्टोरिकल प्लेसेस है और यहाँ बिना गाइड के आपको मजा नहीं आएगा। अच्छा मजा नहीं आएगा सर, मजा कैसे आएगा ये बताइए। मजा तो यही है कि आप गाइड सुनिए, मजा लीजिए और फिर देखिए। जी जी दिखाते रहिए सर आप। तो सबसे पहले तो आपको इस किले के बारे में बता दूं। जो हाँ जी सर, आपके ना चेहरा थोड़ा सांवला, आराम नीचे बात करे खड़े होकर। आज अच्छा रहेगा। हाँ नीचे आ जाए। अरे सर ना लोगों को आपका सुंदर चेहरा दिखाई नहीं देगा। अरे धीरे बोलिए भैया यार, आप शोर बहुत बचाते हैं बच्चे यहाँ के। सुनाइए। जो आप किला देखने के लिए आए हैं, एशिया का सबसे बड़ा किला है, क्योंकि इस किले के बारे में इतिहासों में कहावत है कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। रानियों में रानी पद्मनी, बाकी सब गधैया। किले के बारे में इसलिए कहा जाता है कि जितने भी एशिया महाद्वीप के अंदर किले हैं उसमें सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का है, जिसकी लंबाई है 7 किलोमीटर और 800 मीटर इसकी चौड़ाई है। 700 एकड़ में फैला हुआ जी। टाउन लेवल से भी हम 580 फुट और मुंबई सी लेवल से 1850 फुट की ऊंचाई पर है। क्या बात है। ये किला जो और भी ऊंचाई से देखा जाए बाई प्लेन, तो इसका जो मैप बनता है एक वेल फिश के आकार का बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वेल फिश है। वेल फिश नजर आ रही है। जी जी। अरे आप 2 मिनट चुप रहिए मैडम। तो ये किला 7वीं सेंचुरी के अंदर में चंद्रगुप्त मौर्य वंशज के एक राजा चित्रंगद के द्वारा बनवाया गया, जिन्होंने इस पहाड़ी को किले के रूप में बनवाया। चित्रकूट नाम रखकर इसको मेवाड़ की राजधानी बनाया। दोस्तों आप जो अभी बात सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं चित्तौड़गढ़ किले के बारे में, आगे सुनते रहिए। तो ये किला 8th सेंचुरी तक मौर्य वंशज के अंडर रहा और 8th सेंचुरी के अंदर गुजरात के अंदर में ईडर है, वहीं के राजा महेंद्र के पुत्र बप्पा रावल जी, जिन्होंने इस किले के ऊपर में हमला करके यहाँ के आखिरी राजा मान मौर्य को हराकर अपना सूर्यवंशी राजा, मतलब चित्तौड़गढ़ के जो आखिरी राजा थे वो मान मौर्य थे। ठीक है जी। तो 8th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी तक ये पूरा किला राजपूत राजाओं के अंडर में रहा और ये मुख्य केंद्र भी था जी। 800 सालों के अंदर इस किले के ऊपर छोटे बड़े बहुत सारे हमले हुए हैं, मगर 3 बड़े मुगल बादशाहों के हमले जो इतिहास में लिखे गए, जिनको पढ़ सुनकर टूरिस्ट इस किले को देखने के लिए आता है। सबसे पहला बड़ा हमला अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर में रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए किया। जी जी जी। पद्मिनी के बारे में अगर आपने सुना हो, इतनी सुंदर हुआ करती थी, कहते हैं जब पानी पीती थी हलक से नजर आता था। अरे क्या बात है सर। अलाउद्दीन खिलजी जब पद्मिनी की सुंदरता सुनकर यहाँ पद्मिनी को हासिल करने के लिए आया, तो इस पूरे किले को 6 महीने तक अपनी सेनाओं से घेरे रखा जी। मकसद के किले के ऊपर जो प्रजा रहती है, क्योंकि राजाओं के टाइम में सारी पॉपुलेशन पहले किले के अंदर ही हुआ करती थी और उस जमाने में करीब 70 से 80 हजार आदमी इस किले पे रहते थे और अभी भी प्रेजेंट टाइम 5000 आदमी रहते हैं जी किले में जी। अच्छा जी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये सोचा कि ऊपर जो प्रजा रहती है उनके लिए अनाज पानी सारा खत्म हो जाएगा। रावल रतन सिंह जो पद्मिनी का हस्बैंड थे और रानी पद्मिनी को यहाँ से लेके चला जाऊंगा, मगर इस किले के ऊपर अनाज पानी की कोई कमी नहीं है। पूरे फोर्ट के अंदर करीब 84 वाटर टैंक बने हुए हैं और जमीन भी इतनी का अनाज वगैरह आराम से हो सकता है।
ये बात जब खिलची को मालूम चली कि ऊपर खाने पीने का सारा इंतजाम मौजूद है, तो एक चाल चली गई और रतन सिंह के पास एक मैसेज भिजवाया कि मुझे रानी पद्मिनी को दिखा दो, देख के वापस चला जाऊंगा। मगर उस जमाने में पर्दा प्रथा होती थी और इसके लिए मना कर दिया गया। दोनों राजाओं में एक समझौता हुआ और उसी के मुताबिक अलाउद्दीन खिलची को आईने में रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब देख के वापस दिल्ली लौट जाना था। पद्मिनी पैलेस जहाँ हम जाएंगे वहीं खिलची को एक रूम में खड़ा करके ऊपर में मिरर लगाकर जल महल की सीढ़ियों पर रानी पद्मिनी को बिठा दिया गया। पद्मिनी का प्रतिबिंब आईने में गिरा, मगर खिलची ने देखा तो फिर भी नीयत बदल गई, क्योंकि मेहमान के हिसाब से जब रावल रतन सिंह खिलची को उसके खेमे तक छोड़ने गए तो धोखे से रतन सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद में रानी पद्मिनी के पास में खबर भिजवा दी कि अगर तुम रतन सिंह को जिंदा चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ दिल्ली चलना होगा। रानी पद्मिनी सुंदर होने के साथ साथ बहुत चतुर भी थी और चालाक भी थी। पद्मिनी ने एक स्कीम तैयार की अपने चाचा गोरा और चचेरे भाई बादल के साथ। ये इनके चाचा और भतीजा लगते थे जो जी। तो उनके साथ एक स्कीम तैयार की और उसी के मुताबिक खिलची को मैसेज गया कि रानी पद्मिनी चलने के लिए तैयार हो गई है, मगर 700 दासियां रानी पद्मिनी के साथ में जाएंगी। जी। खिलची इसके लिए भी तैयार हो गया। तो यहाँ जो स्कीम बनाई उसी के मुताबिक 700 डोलियाँ तैयार करवाई गई। डोलियाँ जब कंप्लीट हुई, बादल जो पद्मिनी का चचेरा भाई था और पद्मिनी की उम्र का था, उसको पद्मिनी बनाया, लेडी ड्रेस बनाकर फर्स्ट डोली के अंदर बिठा दिया और उसके साथ में गोरा बैठे। बाकी डोलियों के अंदर में सैनिकों को दासियाँ बनाकर हर डोली के अंदर में हथियार वगैरह रख लिए गए। डोली तोपने वाले कहाड़ लोग, वो भी सैनिक। 700 डोली के अंदर एक पूरी फौज तैयार करके नीचे भेजी गई। डोलियाँ जब नीचे पहुंची तो वादे के मुताबिक रावल रतन सिंह को छोड़ दिया। मगर दिल्ली जाने से पहले खिलची ने सोचा कि मैंने पद्मिनी को उधर आईने में देखा, सामने आई तो क्यों ना फेस टू फेस देख लिया जाए। जी। डोली के नजदीक गया, घूंघट उठाया, पद्मिनी को ना पाकर उसके भाई बादल को, दासियों की जगह सैनिकों को पाया तो उसी वक्त नीचे घमासान युद्ध हुआ। मगर युद्ध के दौरान रावल रतन सिंह, गोरा, बादल हजारों सैनिकों से जब मारे गए तो अपनी आत्मसम्मान, इज्जत और मर्यादा की खातिर 16,000 लेडीज के साथ में रानी पद्मिनी ने जोहर किया। जी। तो ये है कहानी इसके पीछे की। जी। तो मूवी जो एक बनी थी मलिक मोहम्मद जायसी के उपन्यास पर आधारित पद्मावत, जो रानी पद्मिनी के हिस्ट्री के 200 साल बाद लिखा गया, जिसमें बहुत सारा फेरबदल हुआ। यहाँ पर करणी सेना जो राजपूत एक संगठन है, उन्होंने फिल्म का बहुत ऑब्जेक्शन किया। राजस्थान में मूवी रिलीज नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक पद्मिनी पैलेस के अंदर जो मिरर लगे हुए थे उनको भी तोड़ दिए गए थे उनके द्वारा। तो फिल्म अगर आपने देखी हो पद्मावत, तो फिल्म वही एंड हो जाती है जब अलाउद्दीन खिलची गेट खोलता है और रानी पद्मिनी जोहर करने के लिए नीचे जाती है। जी। तो क्या इससे आगे भी कोई कहानी है? हाँ जी। तो दोस्तों ये कहानी हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। शायद हमारे भैया थक गए हैं, अभी हम आपको कुछ नज़ारा दिखाते हैं और इसके बाद की कहानी हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। अच्छा। दोस्तों चलिए अब इससे आगे कहानी हम सुनते हैं सर की जबानी। जी सर। तो फिर क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलची जब रानी पद्मिनी को जिंदा हासिल नहीं कर पाया तो अपने बेटे खिजर खान को राज देकर वापस दिल्ली लौट गया। तो कुछ सालों के लिए खिजर खान ने भी इस किले के ऊपर में राज किया। तो सबसे पहले चित्रकूट जो नाम हुआ करता था उसको बदलकर अपने नाम के हिसाब से इसका नाम खिजराबाद दे दिया। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। दोस्तों आपने जो फिल्म में देखा था वो वहां तक देखा था जहां तक हम पहले बता चुके। अब इससे आगे का रहस्य निषाद जी आपको बताने वाले कि उसके बाद क्या हुआ था, और जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। चलिए सर शुरू कीजिए। तो खिजर खान ने जो यहाँ किले के ऊपर में राज किया, मगर दिल्ली के अंदर जब अलाउद्दीन खिलची की मौत हुई तो खिजर खान को उधर का राज संभालना था। तो यहाँ के वंशधरों को राज देकर खिजर खान भी वापस दिल्ली लौट गया और कुछ टाइम के लिए इस किले के ऊपर छोटे बड़े राजा होते रहे। मगर 15वीं सेंचुरी में एक बहुत बड़े राजा हुए जिनको लोग महाराणा कुंभा के नाम से जानते हैं। जी। इनका राजकाल बहुत लंबा चला, करीब 35 साल, 1433 से 68 के बीच। और अपने 35 साल के राजकाल में उन्होंने इस पूरे मेवाड़ राज्य को उत्तर भारत का सिरमौर बना दिया। इनके द्वारा बहुत बड़े बड़े स्टेट जीते गए हैं, जिसमें 2 बड़े स्टेट आते हैं, एक तो मालवा और एक गुजरात, जिसमें मालवा के मांडव किले के राजा महमूद खिलची और गुजरात के अहमद शाह जिन्होंने अहमदाबाद बसाया। 1440 के अंदर उन दोनों राजाओं को उन्हीं के स्टेट में हरा कराया और उसी की विक्ट्री की याद में यहाँ पर बनवाया गया विजय स्तंभ, जो इस किले की पहचान होता है। और सर क्या हम वो विजय स्तंभ भी देखेंगे? हाँ जी, सब। चलो दोस्तों वो विजय स्तंभ भी आपको दिखाया जाएगा। तो विक्ट्री टावर के अलावा पूरे मेवाड़ के अंदर उन्होंने 32 किले बनवाए थे, मगर सिर्फ एक ही किला सही सलामत है, वो है कुंभलगढ़, जो यहाँ से करीब 150 किलोमीटर होता है। अच्छा, वो दूर है, वो महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा की डेथ के बाद जी उन्हीं के लड़के महाराणा सांगा, जिनको संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं, वो मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे और बैठते उन्होंने 1526 में
अफगानिस्तान के सुल्तानों से मिलकर जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था पानीपत के मैदान में बाबर के साथ, जी, क्योंकि अफगानिस्तान के सुल्तान बाबर के जुल्मों से बहुत परेशान थे, मदद के लिए इधर आए और सांगा से मिलकर जब युद्ध करने पहुंचे, मगर ये उस वक्त बाबर की सेनाएं इनके ऊपर भारी पड़ने लगी, तो ये अफगानिस्तान के सुल्तान घबराकर बाबर से जाकर मिल गए। एक तो उस युद्ध में महाराणा सांगा की हार हुई और पूरे शरीर के ऊपर तीर भालों के 80 घाव लगे थे, जिसमें एक आंख, एक हाथ, एक टांग चली गई। महाराणा सांगा की जी। आपसी समझौते के बाद जब इधर आए, कुछ टाइम तो बीमारी में वक्त गुजारा, मगर 10 सालों के अंदर अंदर दूसरा बड़ा हमला यानी 1535 के अंदर में गुजरात के राजा बहादुर शाह का होता है। तो सेनाएं बहुत कम होने की वजह से महाराणा सांगा की वाइफ रानी कर्णावती ने मदद के लिए हुमायूं को राखी भेजकर भाई बनाया और यहाँ बुलाया। तो हुमायूं अपनी बहन कर्णावती की रक्षा करने के लिए जब दिल्ली से निकले तो आते आते बहुत लेट हुए। इधर आकर देखा तो उस वक्त सांगा सहित हजारों सैनिक मारे गए। रानी कर्णावती ने 13,000 औरतों के साथ में सेकंड जोहर किया। तो बहादुर शाह को तो युद्ध करके हुमायूं ने वापस गुजरात पहुंचा दिया, मगर अफसोस रहा कि वो अपनी बहन कर्णावती की रक्षा नहीं कर पाए। जाते वक्त राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज सिंह, उनको मेवाड़ की राजगद्दी सौंपी और हुमायूं वापस दिल्ली चले गए। और ये वही भोजराज जिनके साथ मीराबाई की शादी हुई थी जी। कृष्ण भक्त मीरा, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, बचपन से वो कृष्ण को अपना हस्बैंड मान चुकी थी और जब यहाँ भोजराज सिंह के साथ शादी होकर आई तो कृष्ण मूर्ति भी साथ में लेकर आई थी जी। तो इसीलिए मीरा देवी का मंदिर है ये। हाँ जी, मीरा, ये वही मंदिर है जहाँ मीरा को विष दिया गया था, जो अमृत बना दोस्तों ये वही मंदिर है जहाँ मीरा को विष दिया गया था और हम इसके दर्शन भी आपको अपने वीडियो में जरूर कराएंगे जी। तो शादी के 2 सालों के अंदर अंदर भोजराज की जब अचानक बीमारी से मौत हुई तो उनका छोटा भाई राणा विक्रमादित्य वो मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा, मगर महाराणा सांगा का एक दासी पुत्र और था, वो था बनवीर। क्योंकि एक्चुअल में राजा उस जमाने में बहुत सारी शादियां करते थे, तो एक दासी से भी उन्होंने शादी किया और उसका जो लड़का हुआ था बनवीर, वो भी यहाँ का राजा बनना चाहता था, मगर दासी पुत्र होने की वजह से बन नहीं सकता। वो भोजराज का पुत्र था, भोजराज का नहीं, महाराणा सांगा का। महाराणा सांगा का पुत्र था जी जी। मगर वो राजा इसलिए नहीं बन सकता था कि दासी पुत्र होने की दासी वजह पुत्र से। था जी। तो यहाँ के उसने मंत्रियों को, सैनिकों को लालच देकर अपने अंदर मिलाया और एक दिन मौका पाकर राणा विक्रमादित्य को धोखे से मारकर इस पूरे किले को अपने कब्जे में लिया। फिर सोचा उदय सिंह, जो उस वक्त बालिक अवस्था में थे, और ये वही उदय सिंह है जो महाराणा प्रताप के फादर जी। तो उदय सिंह जो बालिक अवस्था में थे, तो बनवीर उनको भी मार देना चाहता था। जब बनवीर अच्छी तरह से नियत जानती थी कि धोखे से विक्रमादित्य को मारकर बनवीर इस पूरे किले को कब्जे में ले चुका है और उदय सिंह को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक्चुअल में ये पन्ना धाय जो उदय सिंह की परवरिश किया करती थी रानी कर्णावती के जोहर करने के बाद आया होती ना जी जी। तो वो बनवीर की नियत अच्छी तरह से जानती, तो हर रात जगकर वो उदय सिंह की निगरानी करती रही। और एक रात जब देखा बनवीर तलवार लेकर उदय सिंह को मारने के लिए उसी की कमरे की तरफ बढ़ रहा है, तो स्वामी भक्ति देखिए कि उसने अपना बेटा चंदन सिंह, जो उदय सिंह की उम्र का था जी, जहाँ उदय सिंह सोया करते अपने बेटे को सुला दिया और बेटे की जगह उदय सिंह को। जब बनवीर आया, पूछा कहाँ है उदय, तो उसने अपने बेटे की तरफ इशारा करके कह दिया ये सो रहे हैं। उसी वक्त उसी की आंखों के सामने उसके बेटे के तलवार से टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जी। अब ये इतना बड़ा त्याग दिया गया, बलिदान दिया गया कि अगर उस वक्त उदय सिंह को नहीं बचाया जाता तो मेवाड़ का इतिहास यहीं पर खत्म हो जाता। ना तो ये उदयपुर बसता, ना महाराणा प्रताप पैदा होते जी। मगर इस इतिहास को आगे बढ़ना था। तो बनवीर के चले जाने के बाद कुछ वफादार सिपाही भी बचे थे, उनके साथ चोरी छुपे पन्ना धाय निकल कर कुंभलगढ़ किला जो महाराणा कुंभा ने बनवाया था वहीं ले जाकर उदय सिंह की परवरिश की गई। वहीं पर वो पल पोस कर जवान हुए, शादी उधर हुई और महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ किले में हुआ जी। कुछ सालों के बाद में वहां से एक सेना को इकट्ठा करके उदय सिंह ने वापस इस किले पे हमला किया और युद्ध करके बनवीर को मार गिराया। तो बनवीर की मौत के बाद में उदय सिंह ने वापस इस किले को अपने कब्जे में लिया जी जी। मगर तीसरे बड़े हमले के दौरान ये पूरा किला खत्म हो गया, वीरान हुआ। वो हमला हुआ था अकबर का 1567। दोस्तों देखिए ये अकबर का जो हमला हुआ था, इसके बाद की कहानी हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे।